नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स में आज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल निफ्टी 9100 के नीचे है और मुजदासा कोई कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें इंडाइसेस की तो आज के सेशन में मिला जुला कारोबार है। सेंसेक्स की बात करें 20 अंक की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगभग आधा फीसदी की बढ़त देखने को मिल रही है। खासतौर पर आज बात की जाए तो आईटी यहाँ पर आज कमजोरी देखने को मिली है, 0.1% कमजोर है। इसके अलावा खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है। कैपिटल गुड्स यहाँ पर 1/4% की बढ़त है। बैंकिंग इंडेक्स में भी कमजोरी है, लगभग आधा फीसदी की। साथ ही आज पावर शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स में भी आज के सेशन में बढ़त देखने को मिल रही है। आप भी किसी स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपने सवाल मैसेज करें या फिर फेसबुक पर जी बिजनेस पेज पर जाकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, आपका सवाल आपके जवाब सवाल लेने के लिए हमारे साथ सिमी भौमिक जुड़ चुकी हैं। और पहला सवाल हमें आया है पंजाब से शुभम का। इन्होंने डेल्टा कॉर्प के शेयर्स लिए हैं, करीब 2500 शेयर्स हैं इनके पास और 210 की इनकी खरीद है। और इस वक्त डेल्टा कॉर्प में देखिए आज तो मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनको यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है। 210 की इनकी खरीद है और इस वक्त ये स्टॉक 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिमी, क्या राय होगी डेल्टा कॉर्प में आपकी? काफी नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है। गुड आफ्टरनून पूजा। मुझे लगता है कि डेल्टा कॉर्प होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट 165 से 162 इसका मेजर सपोर्ट एरिया है और डेल्टा कॉर्प इस करेक्शन में उस रेंज को होल्ड किया है। 162 के आसपास लो बना है, जो लो इसका 50 डेमा के आसपास है। 162 इसका 50 डेमा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया है और दोबारा शायद ये लेवल टूटेगा नहीं, तो मैं उनको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। 160 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर ये स्टॉक 195 का लेवल क्रॉस होता है तो इसमें फ्रेश मोमेंटम वापस देखने को मिलेगा और 210 से 220 का जो हाई ये बनाया था वहाँ तक ये ज़रूर जाएगा। स्टॉप लॉस 160 और होल्ड। ऑलराइट, तो डेल्टा कॉर्प में बने रहने की सलाह है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट ₹2.5 की मजबूती देखने को मिल रही है। फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। अगला सवाल है महेश का लॉयल इलेक्ट्रिक पे। सिमीन के पास 500 स्टॉक्स है टोटल, जो कि 275 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। लॉयल इलेक्ट्रिक फिलहाल इन लेवल्स पर क्या सलाह रहेगी आपकी? आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। हाँ देखिए पल्लवी, चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनफैक्ट वीकनेस शो कर रहा है। एक मेजर सपोर्ट के आसपास है जो मैं बता देना चाहूँगी। 240 से 235 ये रेंज काफ़ी क्रूशियल होगा इस स्टॉक के लिए। ओवरऑल चार्ट काफ़ी वीक है और 240-35 का जो लेवल मैंने बताया, ये यहाँ पे इसका मल्टीपल बॉटम है इस स्टॉक का। तो अगर ये बॉटम दोबारा नहीं टूटता है तब तो एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर अगर ये बॉटम ब्रेक डाउन होता है और 235 से नीचे जाके ये स्टॉक अगर 2 ट्रेडिंग सेशन क्लोज दे देता है तो इसमें फ्रेश वीकनेस आएगी। तब ये फ्रेश वीकनेस के साथ ये और नीचे जा सकता है। 200 से 190 का टारगेट नेक्स्ट आ सकता है, इसलिए 235 के नीचे का क्लोजिंग के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर होता है तो निकल जाना पड़ेगा, नहीं होता है तो आपका ट्रेड आपके हाथ में होगा। एक रिलीफ रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की राय होगी लॉयल इलेक्ट्रिक्स में। अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं रोहित। रोहित, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास विवीमेड लैब है 2000 स्टॉक एट अ रेट ऑफ 95 रुपीज। एंड कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पर आपको हो रहा है स्टॉक में। या सो आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो आई कैन होल्ड फॉर अनदर 2 years। सो आई जस्ट वांट टू गेट अ व्यू कि ये कितने तक जा सकता है। चलिए ठीक है, सिमी से पूछ लेते हैं। सिमी, विवीमेड लैब का शेयर है इनके पास और आज भी करीब 11% की मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और यहाँ पर इनको भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्या राय होगी आपकी स्टॉक में? देखिए पहले तो होल्ड करने का ही सलाह होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों ट्रेंड से ये स्टॉक अप ट्रेंड शो कर रहा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम इसने एक्वायर किया है उसके बाद ये स्टॉक 145 से 50 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से उनको होल्ड करना चाहिए, पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वाइड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनको लगाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उनको स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रैली जो स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन होता है और
उनका प्राइस उनको वापस देखने को एटलीस्ट यहाँ से 100 तक का भी करेक्शन पॉसिबल है कभी भी, तो वो 100 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं होल्ड करने के लिए कहूँगी। पर ओवरऑल 145 से 50 का टारगेट शॉर्ट टर्म में भी आपको मिल सकता है, तो होल्ड कीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको होल्ड ऑन करने की सलाह है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 12.5 रुपए की मजबूती के साथ विमेंट लैब्स ट्रेड कर रहा है, बने रहने की सलाह है। एक बार मुथूट कैपिटल पर भी रुक कर लेते हैं। नतीजे आए हैं और बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है इस क्वार्टर में 32% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 62% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। लगभग 6.8 करोड़ से 11.1 करोड़ का आंकड़ा पैट में कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही टोटल इनकम में भी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, लगभग 27% की बढ़त। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ मधु मौजूद भी हैं। मधु, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, काफी रोबस्ट नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले। व्हाट हैव बीन द मेन ट्रिगर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स इन द नंबर्स इन दिस क्वार्टर? I think the slowdown that happened in Q3, during Q4 we were actually able to bounce back in a big way. Besides the distribution network that we've been able to plant last 6 months or 1 year, beyond Kerala, west and north and east, that actually helped us get this additional business. I think there's a lot of improvement in our asset quality. We improved our NPA levels from Q3 as well as Q4 last year. For the entire year, our NCL was around 2.2%. We reduced it, but for Q4 it was below 2%. So because of which also, it helped us in terms of improving our bottom line. So overall, I would say that Q4 was a very, in terms of industry also, it was booming, and we were able to really use our network to the best of our advantage. And we are very bullish about next year as well. Given whatever is happening in Q4, we are expecting to continue this growth. Okay, sir, despite of demonetization, the performance was very good. Could you tell us what kind of strategy the company has adopted? I think the initial shock, last year we had a shock in Q1 and Q3. Q1 was more because we moved to 120 norm from 150 norm to 120 norm in NPA, and Q3 because of demonetization. But I think the kind of bounce back that happened in Q4 because customers also got inclined to doing an online payment. Besides our branch network, which is across the country, about 3,500 branches through Muthoot FinCorp branches, which helped us in bouncing back our collections. Our improvement in collections through NACH, that also improved substantially. So overall, I think I would give credit to customers, in terms of really finding ways and means to reach us and give us the money. Besides our network that really helped us bounce back in Q4. Right. In fact, you have a major company has a major exposure in two-wheeler financing. For the new financial year, is there any new segment or new geographies which the company is exploring? As I said, that we have a huge headroom for two-wheeler business itself. To just give you industry perspective, currently it would be around 1.8 crore two-wheeler that is sold in the country. And we expect this to go to about 2.5 crore by let's say 2020. So there is a huge headroom in two-wheeler business itself. We think that there are products which is linked to two-wheeler customers that we'll be able to give it to the market, to our own existing customers. Currently, we have started top-up loans for them. We have PL, consumer durables, a lot of options that are there which we are exploring. But definitely beyond two-wheeler, as of now, we are not really looking into it. Maybe H2 is something where we look at, but we feel that two-wheeler is something which is very strong, which is strong in our way of doing the things, and we'll continue this. And as I said, there's a huge headroom for us to grow. We are expanded into north, east, west. The distribution network is ready. We really need to tap those markets. So I think that we'll continue with this and increase our numbers there. Okay, sir, company has also some fund raising plans. Could you tell us the details? What are the timelines and any expansion plans going forward from here?
Yes, fund requirement we explore around the end of H1, or let's say Q2 is where we'll look at that option of equity infusion and things like that. As of now, I won't be able to really respond to this. We are working on it. And I said expansion. I've already replied to you that we have already put our distribution network across the country. It is only a matter of time that it would start giving us the fruits that we desire. So next year you'll see business coming across the country rather than just being a south-centric business. Thanks a lot for your time, sir, और all the best for the next quarters. सिमी, इनफैक्ट मुथूट कैपिटल मैनेजमेंट को आपने सुना, काफी पॉजिटिव लग रहे थे आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी, और जैसे कि उन्होंने बताया कि Q4 बेहतर रहा, Q3 के मुकाबले जो डीमोनेटाइजेशन का असर था वो अब खत्म हो चुका, और खासतौर पर टू व्हीलर सेगमेंट में एक बाउंस बैक देखने को मिला और वहां पर एक अच्छा सुधार आया है। टेक्निकली अभी मुथूट कैपिटल पर आपकी सलाह क्या होगी सिमी? जी, टेक्निकली मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एक तो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा है, पर 350 360 इसका मेजर सपोर्ट एरिया है, और अगर यहाँ से कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोच रहा है तो मेरे ख्याल से 350 360 का ही रेंज देखना चाहिए, इसी से नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 420 430 के आसपास इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि इसी रेंज के आसपास इसका मल्टीपल टॉप्स है। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक उसी रेंज के आसपास हाई बना था, तो 430 420 का रेंज जब ऊपर में टूट जाएगा तब इसमें एक फ्रेश मोमेंटम आएगा, और हो सकता है धीरे धीरे ये स्टॉक जाके 470 480 तक जाके सेटल कर सकता है। टेक्निकली काफ़ी साउंड लग रहा है, मुझे लगता है कि पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन। जी, इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद एक काफ़ी तेज़ी भी स्टॉक में देखने को मिली थी। 470 और 480 के लेवल्स आगे भी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं एक दर्शक आकाश। आकाश, हाय, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 50 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 329 रुपीज। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ मैम, क्या करना चाहिए? काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको, कब तक के लिए आपने होल्ड कर सकते हैं आप इसे? मैम अप टू 1 ईयर कर सकता हूँ। ओके। सिमी, इनके पास एस्कॉर्ट्स के शेयर हैं, 329 पर इन्होंने खरीदा था और काफ़ी अच्छा मुनाफा इनको यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्या राय होगी, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को ये होल्ड कर सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से भी जनरेट करके दे सकता है। पर कभी भी मार्केट, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी चल भी चुका है और मार्केट भी एकदम ऊपर के लेवल पर 9100 9200 के आसपास है, यहाँ से 5-10% का करेक्शन कभी भी पॉसिबल है, वो प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन होगा, और ये स्टॉक भी 5-10% करेक्शन दिखा सकता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि 490 480 का रेंज आपको वॉच करना पड़ेगा, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको अगर लगाना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको 480 से नीचे होना चाहिए। ये स्टॉक आपको 750 800 तक भी जनरेट करके दे सकता है एक साल में, तो मेरे ख्याल से आपको तो होल्ड ज़रूर करना चाहिए। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा दे दिया मैंने 480 के नीचे, इसीलिए मैंने दिया है कि ये स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन दिखाता है 500 तक, तो वो 500 तक का करेक्शन आपके लिए एक री एंट्री करने का मौका होगा आपके लिए भी, और नया दर्शकों के मतलब नया कोई अगर इसमें ट्रेड लेना चाहता है, पोजीशन लेना चाहता है, उनके लिए 500 तक का कोई भी करेक्शन फ्रेश एंट्री के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, तो होल्ड कीजिए आप ज़रूर। ऑलराइट, ऑलरेडी बने हुए हैं तो होल्ड ऑन करने की सलाह है। इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है और 500 के स्तर पर नई खरीदारी की जा सकती है एस्कॉर्ट्स के अंदर। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए कौशल है लखनऊ से। नमस्कार कौशल, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास आरबीएल बैंक है 570 के भाव से 400 शेयर, और मैंने एक भारत फोर्ज है 1070 पे 500 शेयर। ओके, भारत फोर्ज कब खरीदा था आपने? मैम 3 दिन हो गए पहले खरीदे थे। ठीक है, दोनों स्टॉक्स में कितना समय देंगे? मैम 2 से 3 महीना। ठीक है। सिमी, 2 स्टॉक्स के बारे में इन्होंने बताया, एक तो आरबीएल बैंक जहां पर 570 रुपए की खरीद है और इनकी खरीद के आसपास ही है। भारत फोर्ज काफी समय तक गिरावट के बाद अब कुछ रिकवरी भारत फोर्ज में देखने को मिली है, और 2-3 दिन पहले इन्होंने खरीदा है 1070 के लेवल्स पे। आपकी सलाह क्या है दोनों स्टॉक्स में?
भारत फोर्ज में थोड़ा सा लॉस उनको हो रहा है, पर ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा बहुत करेक्शन जो शॉर्ट टर्म में, मतलब जो रिसेंट पास में देखा गया है, वो एक सपोर्ट को वापस टेस्ट करने के लिए स्टॉक को नीचे लाया है। पर मुझे लगता है कि 100 का लेवल आपको वॉच करना पड़ेगा, और ये स्टॉक मेजर सपोर्ट इसका 1000 के आसपास है। 1000 से 1020 इस रेंज के आसपास आने के बाद इसमें वापस एक बाइंग डिमांड देखने को मिलेगा, और आपका स्टॉप लॉस आपको अकॉर्डिंगली मेंटेन करना है। थोड़ा बहुत आपको वो लेवल पर अगर आप चाहें आप ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका 1070 काफ़ी ऊपर का बाइंग है। थोड़ा बहुत आप वहाँ पे ऐड करने का सोचिए और आपको मुनाफा मिलने का उम्मीद है। 2-3 महीने में भी ये स्टॉक रिकवरी दिखा सकता है, इसलिए मैं होल्ड करने के लिए कहूँगी। एक बेहतरीन बैंक है RBL बैंक, मैं तो इसमें होल्ड करने का सलाह आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके जो रिसेंटली जो ये 600 के आसपास जो हाई बना था, ये हाई भी टूट जाएगा, और ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से भी जनरेट करके दे सकता है। पर आपको स्टॉप लॉस 500 से नीचे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट एरिया 520 से 510 है, और जब तक कोई करेक्शन इस रेंज के आसपास लेके आता है स्टॉक को, तब तक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो कीजिए। चलिए, तो भारत फोर्ज में होल्ड, और RBL बैंक को भी आप होल्ड करके रखिए। 600 से ऊपर के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं मुकेश। मुकेश नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? अनंतराज जी। किस लेवल पे लिया है आपने? 62। ओके, और 62 पे कई कब लिया था आपने, और कब तक के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं आप? 7-8 महीने हो गए। ओके, और कब तक इसे और होल्ड कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सिमी, इन्होंने अनंत राज के शेयर्स लिए हैं। पिछले काफ़ी समय से रियल्टी शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और आज भी ये स्टॉक करीब 2.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनकी खरीद काफ़ी पहले की दिखाई दे रही है। क्या राय होगी? 62 की इनकी खरीद है, क्या उसके ऊपर जाएगा ये स्टॉक? जी, जाना तो चाहिए। जो मोमेंटम इसमें वापस मिला है, ये स्टॉक लास्ट ईयर अराउंड जुलाई अगस्त 60-65 के आसपास था, वहाँ से नीचे चल के 30 के आसपास आ गया था। अब वापस ये स्टॉक रिकवरी मोड में है। इस बार आप एक काम कीजिए, आपको ज़रूर एक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। 52 से 53 इसका सपोर्ट एरिया होगा। दोबारा अगर ये स्टॉक उस रेंज से नीचे चला जाता है तो आप चाहे एक बार लॉस बुक करके निकल जाइए, नहीं तो मुझे लगता है कि 52-53 का लेवल अगर होल्ड करता है तो धीरे धीरे जाके ये 62-65 का रेंज पर आके सेटल करेगा। इनफैक्ट वहाँ पे अगर इसको फ्रेश ब्रेकआउट अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट चाहिए 65 से ऊपर। अगर ऐसा होता है तो 72 से 75 तक का भी टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉसिबल है, पर आपका स्टॉप लॉस आपको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। फिलहाल आपके लिए एक जो बेंचमार्क है सपोर्ट, वो 52 से 53 के बीच में है। उस रेंज से नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और रेड अनंतराज में होल्ड ऑन करने की सलाह है। फिलहाल 57.60 का स्तर देखने को मिल रहा है। एक बार यस बैंक पर भी नजर डाल लेते हैं। कुछ देर में नतीजे आने वाले हैं और उस पर बड़े एक्सपर्ट्स की राय आपको बताएंगे, लेकिन पहले अनुमान देख लेते हैं। इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ 25% रहने का अनुमान है। साथ ही अगर पैट की बात करें तो यहाँ पर 27% की बढ़त देखने को मिल सकती है। एनआईएस में भी लगभग 25% की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। ये जी बिजनेस का अनुमान है। जहां तक ग्रॉस एनपीएस की बात, तो वहां पर एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल सकता है। 0.85% से अगर क्वार्टरली बेसिस पर कंपेयर करें तो ग्रॉस एनपीएस 0.88% रह सकते हैं। नतीजों से पहले ऑलमोस्ट फ्लैट है स्टॉक। 1606 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी को लेकर यहां पर स्थिरता देखने को मिल सकती है, ये अनुमान यहां पर देखने को मिल रहा है। कासा में अच्छी बढ़त की उम्मीद इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगाई जा रही है। जी पल्लवी, और अगर ट्रेंड देखें येस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों का ही, तो पिछले काफी समय से ये दोनों ही बैंक एक स्टेबल नंबर, एक स्टेबल ग्रोथ ही पोस्ट करते हुए आ रहे हैं। तो इस बार भी हमें उसी तरह के नंबर्स की कुछ उम्मीद कर रही है, और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी स्टेबल ही नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इंडसइंड बैंक से इसको हम कंपेयर करें तो एसेट क्वालिटी फ्रंट में बेहतर नंबर्स किसके रह सकते हैं? दोनों, मैंने जैसे आपको बताया कि येस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों ही अपने अच्छी एसेट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों की जो एसेट क्वालिटी के नंबर्स जो रहेंगे वो स्टेबल ही रहेंगे। मतलब ज्यादा यहाँ पर कुछ डिटोरिएशन या नेगेटिव सरप्राइज कुछ देखने की उम्मीद नहीं है।
इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि आने वाले क्वार्टर के लिए क्या कोई फ्रेश अनाउंसमेंट हो सकती है कि नहीं, उस पर ज़रूर हमारी नज़र रहेगी, फोकस रहेगा। सिमी, आपका एक क्विक रिएक्शन चाहेंगे। फिलहाल ऑलमोस्ट फ्लैट है येस बैंक, इंडसइंड बैंक भी यहाँ पर 0.12% की गिरावट के साथ 1430 पर ट्रेड कर रहा है। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या नतीजों से पहले अभी? देखिए, येस बैंक चार्ट पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक एकदम सपोर्ट के आसपास है। 1590, 1580 ये इसका सपोर्ट है शॉर्ट टर्म का। ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है और रिजल्ट्स का अगर सहारा मिलता है तो ये स्टॉक वापस एक नया तेजी दिखाएगा और 1637-38 के आसपास जो हाई लगाया था वो हाई ज़रूर क्रॉस करेगा और आगे निकल जाएगा। 1580, 1590 ये क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, याद रखना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी इसका सपोर्ट रेंज के आसपास है। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट करीब 1420 से 1400 के बीच में है। ये सपोर्ट अगर होल्ड होता है, रिजल्ट्स का सहारा मिलता है तो ये स्टॉक भी एक नया हाई दिखा सकता है। 1450 का लेवल तो कुछ भी नहीं है, ये और ऊपर भी जा सकता है। इनफैक्ट इंटरडे में भी इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। दोनों में जो चार्ट फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर मैं कहूँगी कि शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी भी बुलिश ही लग रहा है। अगर रिजल्ट्स का सहारा मिलता है तो ज़रूर टारगेट्स अचीव होगा। चलिए, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो इन दोनों में ही एक अच्छी रैली इन दोनों ही स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं प्रदीप नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? उनका सवाल आ चुका है हमारे पास। उन्होंने रिलायंस के शेयर्स लिए हैं, 1310 की इनकी खरीद है और 50 शेयर्स इन्होंने लिए हैं और इस वक्त का अच्छा मुनाफा यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है। क्या राय होगी सिमी आपकी स्टॉक में? देखिए पूजा, ये रिसेंटली एक अच्छा रैली इसमें देखा है रिलायंस और एक नया रेंज में, नया ट्रेडिंग एरिया में ये स्टॉक आ चुका है। अभी ये थोड़ा बहुत 1450 का लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन मोड में है, पर मुझे लगता है कि 1350 से 1330 का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है रिलायंस इस फॉल में तो इसमें वापस एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो मैं उनके लिए होल्ड करने का ही सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि वो जो रेंज मैंने बताया 1350 से 1320, ये रेंज आपको वॉच करना है। अगर रेंज होल्ड करता है तो वहाँ पे आपको ज़रूर होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट जो रिलायंस में फ्रेश एक एंट्री के लिए सोच रहा है, मुझे लगता है कि 1350 से 1330-20 का ये रेंज रिलायंस के लिए एक अच्छा री एंट्री का लेवल है जहाँ पे एंट्री लेना चाहिए शॉर्ट टर्म का रैली के लिए। तो मेरे ख्याल से उनको होल्ड ही करना चाहिए। तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है। रिलायंस एक नए स्तरों पर, एक बार रिकॉर्ड स्तरों पर 1400 का स्तर पार करने के बाद फिलहाल लगभग 1363 पर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। मुकेश गुप्ता है दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार मुकेश जी, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मेरे पास मैम REC के 200 शेयर हैं 206 के भाव से और 1000 शेयर सिंटेक्स के हैं 112 के भाव से। ठीक है, और दोनों स्टॉक्स में समय कितना देंगे? मैम 5 से 6 महीने 7 महीने तक दे सकता हूँ, क्या करना चाहिए मैम? ठीक है, सिंटेक्स का भाव एक बार बता दीजिए। 112 रुपए मैम। ठीक है, सिंटेक्स में इन्होंने 112 के स्तर पर खरीदा है और REC यहाँ पर इनकी खरीद है लगभग 206 रुपए की। क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में? देखिए 206, 112 मतलब दोनों ही स्टॉक जहाँ पे आपने लिया है इतना हाई लेवल पर आने के बाद ही आपने लिया है, तो आपके लिए यहाँ से आपको लंबी अवधि का नज़रिया तो ज़रूर है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, पर एक एक रेंज आपको याद रखना पड़ेगा। सिंटेक्स का मैसिव ब्रेकआउट आया है 100 के ऊपर, तो आपका जो नज़रिया है, जो टाइम फ्रेम है, उसमें आपको 100 का लेवल तक वॉच करना पड़ेगा। ये स्टॉक अगर 100 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है वॉल्यूम के साथ, तब इसमें जो स्ट्रेंथ है ये मेंटेन्ड होगा। ये आगे आपको और अच्छा मतलब अच्छा रिटर्न ये दे सकता है। REC के लिए मुझे लगता है कि आपको 195 से 185 का रेंज देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, पर वो सपोर्ट एरिया होगा REC के लिए। आपको 185 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपको वेट करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो इसमें भी एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। 220 का मिनिमम टारगेट है शॉर्ट टर्म का, और वो 220 का लेवल अगर क्रॉस होके निकल जाता है, क्रॉस करके निकल जाता है, तो अच्छा इसमें स्ट्रेंथ मिल सकता है। दोनों में आपका होल्ड रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से।
ओके, तो दोनों ही स्टॉक में होल्ड करने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं धीरज। धीरज नमस्कार, पूछिए कौन सा सवाल है आपका? मेरे पास 100 शेयर्स हैं ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के 286 पे, और 100 शेयर्स हैं जमुना ऑटो के 136 पे। मैम क्या करना चाहिए इनके लिए? जमुना ऑटो के कितने शेयर्स हैं आपके पास? 100 शेयर्स 138 पे लिए आपने। ओके, जमुना ऑटो में आपको मुनाफा हो रहा है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी आपको यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। सिमी, क्या राय होगी इन दोनों ही शेयरों में आपकी? दोनों स्टॉक के लिए पहले उनको बधाई। दोनों स्टॉक ऐसा चूज़ उन्होंने किया है कि दोनों स्टॉक अच्छा रिटर्न भी उनको दे रहा है। मैं अभी भी उनको होल्ड करने के लिए कहूँगी कि स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और टेक्निकली जब कोई स्टॉक स्ट्रेंथ शो कर रहा है तब हम लोग वैल्यूएशन नहीं देखते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखते हैं, ताकि उनका लॉस का कंट्रोल उनको करना है। मैं जमुना ऑटो के लिए एक स्टॉप लॉस देती हूँ 210-215 का रेंज। अब देखिए, क्योंकि 209-10 के आसपास इसका 50 डेमा है, और शॉर्ट से मीडियम टर्म का कोई भी स्टॉक में अगर मतलब कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में रहता है और शॉर्ट टर्म में अगर कोई करेक्शन आता है तो वो स्टॉक उस करेक्शन में 50 डेमा के आसपास एक बार सपोर्ट लेता है। तो इसलिए आपको 209-10 का लेवल मैंने दिया है। वो लेवल अगर टूटा नहीं तो आपको ज़रूर इसमें मुनाफा और मिल सकता है। आपका आईसीआईसीआई प्रू के लिए भी मैं आपको होल्ड करने का सलाह दूंगी। 400 के ऊपर नया ब्रेकआउट आया है। 380 से 375 का पहला रेजिस्टेंस था। अब वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके जब ये स्टॉक आगे निकला है तब वो मेजर सपोर्ट एरिया हो गया। 400 के नीचे 380-375 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म में, पर वो एक बाइंग सपोर्ट होगा। वहाँ पे आने के बाद इसमें वापस बाइंग डिमांड देखने को मिलेगा। आपका अपना पोजीशन अगर आपको यहाँ से भी 5-6 महीने मिनिमम रखना है या 6 महीने से 1 साल रखना है, तो आपको 375 से नीचे ही स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों स्टॉक में आपको करंट लेवल से भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है।